हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का उद्देश्य फास्ट ट्रैक बैच के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसमीत सिंह। और दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। देखो, इस चैप्टर को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने ऑलरेडी रेसिडेंशियल स्टेटस और एचपी आपके लिए अपलोड कर रखा है। अगर आप रेसिडेंशियल स्टेटस और एचपी देख चुके हो, अच्छी बात है। अब आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला पढ़ लो। इसमें हम लोग मेजरली टैक्स कैलकुलेशन की बातें करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने रेसिडेंशियल स्टेटस और एचपी नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लो, फिर रेसिडेंशियल स्टेटस और एचपी पढ़ लेना। इस चैप्टर के अंदर मेनली हम इनकम्स की बात करेंगे कि हमारे पास इनकम कौन कौन सी होती है। इस चैप्टर में हमारा फोकस टैक्स कैलकुलेशन पे होगा। मेनली आपकी जो टैक्स कैलकुलेशन है वो आपके काम में आएगी जब आप टोटल इनकम का क्वेश्चन करोगे, ठीक है। उससे पहले इतना कोई खास रोल टैक्स कैलकुलेशन का निकल कर नहीं आता, इसीलिए मैं चाह रहा था कि मैं इसे बाद में रिकॉर्ड करूं, टोटल इनकम कराने से पहले। बट आप लोगों की डिमांड थी कि सर पहले ये करा दो, तो आप लोगों की डिमांड पे मैं इसको रिकॉर्ड कर दे रहा हूं एंड देन मैं एचपी के आगे जो बाकी हेड्स हैं उनको रिकॉर्ड कर लूंगा। अब सर बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमें क्या पता होना चाहिए। देखो, आप फास्ट ट्रैक ले रहे हो तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने पहले एक बारी टेक्स्ट पढ़ रखा है, तो आपको बेसिक बेसिक चीजें पता है। आपको यह पता है कि सर प्रीवियस ईयर क्या होता है, यह चीज आपको पता है। सर प्रीवियस ईयर एक फाइनेंशियल ईयर होता है, आपको यह बात पता है। यह वो फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें हमने इनकम अर्न करी होती है। यह वो फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें हमने इनकम अर्न करी होती है, राइट। प्रीवियस ईयर एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर है जिसमें हमने इनकम को अर्न किया है। और सर असेसमेंट ईयर वो ईयर है, असेसमेंट ईयर एक वो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें जो हमने इनकम अर्न करी है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, इनकम जो हमने अर्न करी है इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, उसे क्या किया जाता है, असेस किया जाता है। उसे असेस किया जाता है। सर असेस करने से आपका क्या मतलब है? असेस करने से मेरा मतलब है कि आपका इनकम कंप्यूटेशन, आपका इनकम कंप्यूटेशन असेसमेंट ईयर में होगा। प्रीवियस ईयर में आप केवल इनकम अर्न करने का काम करते हो। इनकम का कंप्यूटेशन कि आपने कितनी इनकम अर्न करी है, क्या आपके खर्चे हैं, क्या आपका रेवेन्यू है, ये सारी चीजें हम कब करते हैं, असेसमेंट ईयर में। इनकम कंप्यूटेशन करने के बाद आपका टैक्स कैलकुलेशन असेसमेंट ईयर में होता है कि आपका टैक्स कितना बनता है। आप टैक्स डिपॉजिट भी कब करते हो, असेसमेंट ईयर के अंदर। अब ये टैक्स डिपॉजिट का एक एक्सेप्शन निकल कर आता है, एडवांस टैक्स। इसका कुछ एक्सेप्शन निकल कर आता है, एडवांस टैक्स। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि हम इनकम इस साल कमाते हैं और इस पे टैक्स अगले साल देते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन आता है एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स में क्या रहता है, हम जैसे जैसे इनकम कमाते जाते हैं वैसे वैसे गवर्नमेंट को टैक्स भी देते जाते हैं। तो नॉर्मली आपका टैक्स कब जमा होगा, असेसमेंट ईयर में। लेकिन अगर आपके ऊपर एडवांस टैक्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं तो फिर आप प्रीवियस ईयर में ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करके चलते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो। आप अपना रिटर्न ऑफ इनकम भी कब फाइल करते हो, आप रिटर्न ऑफ इनकम भी असेसमेंट ईयर में फाइल करते हो। तो प्रीवियस ईयर एक ऐसा ईयर है जिसमें आपने इनकम अर्न करी है, और असेसमेंट ईयर जो है वो ऐसा ईयर है जिसमें आपने पिछले साल जो इनकम कमाई थी वो असेस करी जाती है। प्रीवियस ईयर जो होता है वो इमीडिएटली प्रीसीडिंग होता है टू असेसमेंट ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग होता है टू असेसमेंट ईयर। मतलब असेसमेंट ईयर से, असेसमेंट ईयर से ठीक एक साल पहले वाला जो साल है वो आपका प्रीवियस ईयर है। और आपका असेसमेंट ईयर कौन सा है, सर आपका असेसमेंट ईयर होता है आपका जो
प्रीवियस ईयर के बाद का ईयर होता है, इमीडिएटली फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर से ठीक एक साल पहले है और असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के ठीक एक साल बाद है। तो जैसे मान लो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आपने इनकम अर्न करी, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की इनकम है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की इनकम है, तो इसका असेसमेंट कब होगा? इसका असेसमेंट ईयर होगा 2023-24। इसका असेसमेंट ईयर होगा 2023-24। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो इनकम है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो इनकम है, इसका असेसमेंट ईयर कौन सा होगा सर? इसका असेसमेंट ईयर होगा 2024-25। तो हम ये कह सकते हैं कि हर साल अपने आप में प्रीवियस ईयर भी होता है और असेसमेंट ईयर भी होता है। हर एक फाइनेंशियल ईयर, एवरी फाइनेंशियल ईयर, वो प्रीवियस ईयर भी है, हर एक फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर भी है। सर कैसे? देखो, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करता हूं, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करता हूं, तो 23-24 जो फाइनेंशियल ईयर है, ये प्रीवियस ईयर 22-23 का असेसमेंट ईयर है। ये असेसमेंट ईयर है फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-23। आपने 22-23 में जो इनकम कमाई थी, उसका असेसमेंट 23-24 में होगा। 23-24 क्या है? असेसमेंट ईयर है फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। पिछले साल जो आपने इनकम कमाई थी, उसका असेसमेंट आप 23-24 में करोगे, और ऑब्वियसली आप 23-24 में भी तो इनकम कमाओगे। तो 23-24 क्या है? 23-24 इज अ प्रीवियस ईयर। 23-24 इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो आप इनकम कमा रहे हो, वो असेस होगी 24-25 में। तो 23-24 में आप इनकम अर्न कर रहे हो, तो ये प्रीवियस ईयर भी है, और 23-24 में आप पिछले साल की इनकम को असेस कर रहे हो, इसलिए ये आपका असेसमेंट ईयर भी है। अब देखो, असेसमेंट ईयर आपका हमेशा 12 महीने का होता है। ये आपका हमेशा 12 महीने का होता है। ये अप्रैल में स्टार्ट होता है और मार्च में एंड होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका आपका असेसमेंट ईयर 12 महीने से कम हो। ऐसा कभी नहीं होगा। असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। ये आपका अप्रैल में कमेंस होता है और मार्च में एंड होता है। लेकिन आपका जो प्रीवियस ईयर है, जनरली अगर मैं बोलूं तो ये भी 12 महीने का होता है। ये अप्रैल में शुरू होता है, मार्च में एंड होता है। लेकिन इसका एक्सेप्शन है। अगर मान लो आपका कोई नया बिजनेस है, आपका कोई नया प्रोफेशन है, अगर वो कमेंस ही मान लो 1 जुलाई को हुआ है, आपका एक नया धंधा है, वो कमेंस ही 1 जुलाई को हुआ है, तो इस नए धंधे का जो प्रीवियस ईयर होगा, वो 1 जुलाई को शुरू होगा और 31 मार्च को एंड होगा। ये बात फिक्स है कि प्रीवियस ईयर 31 मार्च को ही एंड होता है। यह पॉसिबिलिटी है कि वो जुलाई में शुरू हो सकता है, अगस्त में शुरू हो सकता है, सितंबर में शुरू हो सकता है, लेकिन खत्म कब होगा? 31 मार्च को ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रीवियस ईयर 31 मार्च के बाद चला जाएगा, नहीं। एवरी असेसी हैज टू फॉलो द प्रीवियस ईयर, जो अप्रैल से शुरू होता है, मार्च में एंड होता है। लेकिन अगर आपका नया धंधा है, तो जिस डेट को आपका धंधा स्टार्ट होता है, वहां से आपका प्रीवियस ईयर शुरू होगा, लेकिन एंड 31 मार्च को ही होगा। अगर आपका कोई नया इनकम सोर्स आ रहा है, तो वहां पर भी ये 12 महीने से कम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एफडी करवाई है 1 जुलाई को या 1 सितंबर को,
आपने एफडी करवाई है 1 सितंबर को, तो इस केस में एफडी का जो इंटरेस्ट है उसका प्रीवियस ईयर कब से शुरू होगा? 1 सितंबर से शुरू होगा और 31 मार्च तक जाएगा। तो अगर कोई नया बिजनेस और प्रोफेशन है वहां पर ये 12 महीने से कम हो सकता है। अगर कोई नया इनकम सोर्स है तो वहां पर ये 12 महीने से कम हो सकता है। अदरवाइज ये 12 महीने का ही होता है। अप्रैल में शुरू होता है, मार्च में एंड होता है। ठीक है। इसके अलावा आपको जो चीज समझनी है, हमारे पास इनकम टैक्स के अंदर इनकम को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, जिसको हम हेड्स ऑफ इनकम बोलते हैं। हमारे पास इनकम टैक्स के अंदर इनकम को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, जिसको हम हेड्स ऑफ इनकम बोलते हैं। मतलब इनकम टैक्स की नजरों में इनकम 5 तरीके की हो सकती है। इनकम टैक्स के नजरों में इनकम 5 तरीके की हो सकती है। इसको हम कैटेगरी ऑफ इनकम बोल सकते हैं, या फिर हम इसको हेड्स ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं। हम इसे कैटेगरी ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं, हम इसे हेड्स ऑफ इनकम भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला आपके पास कैटेगरी आती है इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो जो लोग जॉब वगैरह करते हैं उनकी जो इनकम है वो कहां पर जाती है? अंडर द हेड सैलरी में जाती है। जो लोग अपनी हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर उठाते हैं और रेंटल इनकम अर्न करते हैं, उनकी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में आती है। जो लोग रेंटल इनकम कमाते हैं, हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर उठाते हैं, कोई घर किराए पर उठा दिया, कोई दुकान किराए पर उठा दी, तो जो लोग रेंटल इनकम कमा रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी से, नॉट फ्रॉम द वेकेंट लैंड, जो लोग हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम कमा रहे हैं, वो आपकी दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी हो गई उन लोगों की जो बिजनेस चलाते हैं, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो इनकम अंडर दैट सैलरी आ गई, इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी आ गई। जो लोग जॉब करते हैं वो सैलरी इनकम कमाएंगे, जो लोग रेंटल इनकम अर्न करते हैं हाउस प्रॉपर्टी से वो इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी में आ गए। जो लोग धंधा चलाते हैं, बिजनेस और प्रोफेशन करते हैं, वो पीजीबीपी में आ गए। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? पीजीबीपी। ठीक है। इसके बाद जिनके पास कैपिटल असेट्स हैं, शेयर्स बेच के पैसा कमा रहे हैं, जमीन बेच के पैसा कमा रहे हैं, ज्वेलरी बेच के पैसा कमा रहे हैं, वो लोग कहां पर आ जाएंगे? इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन में आ जाएंगे। ठीक है। तो जो लोग कैपिटल असेट्स बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, शेयर्स बेच रहे हैं, डिबेंचर्स बेच रहे हैं, राइट, लोगों को अपना ट्रेडमार्क बेच रहे हैं, कॉपीराइट बेच रहे हैं, तो यहां से आपने जो इनकम कमाई है वो आपकी कहां पर कवर हो जाएगी? कैपिटल गेन्स में। अब इनके अलावा अगर आपने और कोई इनकम कमाई है तो वो आपके पास चली जाएगी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस में। तो सरकार ने इनकम को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। बेसिकली ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इन हेड्स ऑफ इनकम में प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि सैलरी इनकम का कंप्यूटेशन कैसे होगा। अगर कोई व्यक्ति सैलरी कमाता है तो सैलरी में क्या क्या चीजें ली जाएंगी, सैलरी में उसे क्या क्या डिडक्शंस दी जाएंगी, क्या क्या छूट दी जाएगी, और उसकी सैलरी इनकम का कंप्यूटेशन कैसे होगा। कोई बंदा अगर रेंटल इनकम कमा रहा है हाउस प्रॉपर्टी से, तो उसकी रेंटल इनकम की कैलकुलेशन क्या होगी, हम किसको रेवेन्यू मानेंगे, कौन कौन सा खर्चा अलाउ करेंगे। सेम गोज विद बिजनेस और प्रोफेशन। अगर कोई बंदा धंधा चला रहा है, बिजनेस चला रहा है, प्रोफेशन चला रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, ठीक है, तो उस केस में उसका प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, कौन कौन सी चीजों को उसकी इनकम माना जाएगा, कौन कौन से खर्चे उसको अलाउ करे जाएंगे, ये सारी बातें कहां पर लिखी हुई हैं? ये सारी बातें आपकी लिखी हुई हैं पीजीबीपी वाले हेड में। इसके बाद अगर आपने कैपिटल एसेट बेच के कोई पैसा कमाया है तो उसका कंप्यूटेशन कैसे होगा। आपने कोई जमीन बेची है, कोई लैंड बेची है, तो उस लैंड का गेन कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, उस लैंड का गेन कैसे निकाला जाएगा, ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं।
अब अगर कोई इनकम पहले 4 हेड में नहीं आती, जैसे आपने अगर एफडी करा रखी है, एफडी पे इंटरेस्ट आ रहा है, वो कहां पर जाएगा? अदर सोर्सेस में। आपने लॉटरी से पैसा जीत लिया, वो इनकम कहां जाएगी? अदर सोर्सेस में। आप कौन बनेगा करोड़पति में गए, वहां पर आप पैसा जीते, वो इनकम कहां पर जाएगी? आपकी अदर सोर्सेस में। ठीक है। आपने किसी कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, वहां से डिविडेंड इनकम आ रही है, तो डिविडेंड इनकम कहां पर जाएगी? आपकी अदर सोर्सेस में। जो पहले 4 हेड में फॉल नहीं करेगी, वो ऑटोमेटिकली कहां पर फॉल कर जाएगी? वो ऑटोमेटिकली आपके अदर सोर्सेस के अंदर पे फॉल कर जाएगी। ठीक है। तो आपके पास इनकम में 5 कैटेगरी ऑफ इनकम निकलकर आ चुकी है। राइट एवरीवन? ठीक है सर, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब सर, इनकम कैसे कंप्यूट करी जाती है? टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करी जाती है? कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है। टोटल इनकम किस तरीके से कंप्यूट करी जाती है? सर, सबसे पहला काम आपका यह रहता है कि आपको रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है असेसी का। सबसे पहले आपको असेसी का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है कि सर वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट है, वो नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है, कि वो नॉन रेसिडेंट है। सर ऐसा क्यों करना है? क्योंकि बेटा हमारे पास 2 तरीके की इनकम होती है, एक होती है इंडियन इनकम और एक होती है फॉरेन इनकम। कौन से असेसी के हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, यह उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पे डिपेंड करता है। तो अगर आप ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो, तो आपकी जितनी भी इनकम है जो आपने कमाई है, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर, यानी कि आपकी जो ग्लोबल इनकम है, वो आपकी टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, तो उस केस में आपको केवल इंडियन इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके टैक्स कैलकुलेशन की बात करें, तो रेसिडेंट के लिए, जो रेसिडेंट है, चाहे वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो चाहे वो नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो, अगर आप एक रेसिडेंट हो और आप सीनियर सिटीजन हो, मतलब आपकी एज 60 ईयर्स या उससे ज्यादा है, तो सरकार आपसे टैक्स कम लेती है, आपको ज्यादा रिलीफ प्रोवाइड करती है। अगर आप वेरी सीनियर सिटीजन हो और रेसिडेंट हो, तो आपको और ज्यादा रिलीफ मिलती है। अभी हम सीखेंगे कि इनसे हम टैक्स कम लेते हैं। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन से, रेसिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन से हम बाकियों के मुकाबले कम टैक्स लेते हैं। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सर सबसे पहला काम होता है कि हमें असेसी का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलेगा कि उसकी टोटल इनकम का स्कोप क्या है। उसकी टोटल इनकम का स्कोप क्या है? उसमें इंडियन इनकम आएगी कि उसमें इंडियन इनकम के साथ साथ फॉरेन इनकम भी आएगी। इसके अलावा टैक्स के अंदर, टैक्स कैलकुलेशन के अंदर भी फर्क आता है। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग है, बाकियों के लिए अलग है। रेसिडेंट वेरी सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग है, बाकियों के लिए अलग है। इसी तरीके से आगे चल के हम डिडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। कुछ डिडक्शंस ऐसी हैं जो केवल रेसिडेंट को ही मिलती हैं, वो नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलती। तो आपकी इनकम में और आपके टैक्स कैलकुलेशन में आपका रेसिडेंशियल स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? हमें रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करके चलना है। रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करने के बाद हमें दूसरा काम क्या करना है? हमें इसकी हेड्स ऑफ इनकम की जो इनकम है वो कैलकुलेट करनी है। आपने डिफरेंट हेड्स में जो इनकम अर्न करी है, हमें वो कंप्यूट करनी पड़ेगी। मतलब आपने सैलरी हेड में कितनी इनकम अर्न करी है, तो सैलरी के सारे प्रोविजंस लगा के आपकी सैलरी की इनकम कैलकुलेट करी जाएगी। आपने हाउस प्रॉपर्टी में कितनी इनकम अर्न करी है, हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजंस लगा के आपकी एचपी की इनकम निकाली जाएगी। आपने बिजनेस और प्रोफेशन में कितनी इनकम अर्न करी है, पीजीबीपी के प्रोविजंस लगा के आपकी इनकम कैलकुलेट करी जाएगी।
इसके बाद आपने कैपिटल गेन के अंदर कितना कमाया है, मतलब असेट्स बेच के आपने जो पैसा कमाया है वो कैलकुलेट करा जाएगा कैपिटल गेन के प्रोविजंस लगा के। इसके बाद अदर सोर्सेस में आपने कितनी इनकम अर्न करी है ये डिटरमिन किया जाएगा। तो सबसे पहले आपके पांचों हेड की इनकम कैलकुलेट कर ली जाएगी, ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस लगाएंगे। क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है सर? क्लबिंग ऑफ इनकम होता है इनकम किसी और पर्सन ने अर्न करी है लेकिन उसे हमारे हाथ में टैक्सेबल करा जाता है। सरकार ने कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करे हैं जहां पर लोग अपना टैक्स इवेड करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मैं हायर स्लैब रेट पे आता हूं, मैं हायर टैक्स के स्लैब रेट पे आता हूं, ठीक है। मैंने 50 लाख रुपए के डिबेंचर्स खरीदे हैं, मैंने 50 लाख रुपए के डिबेंचर्स खरीदे हैं, इस पे 10% का इंटरेस्ट आना है। मैंने देखा कि यार मैं हायर टैक्स स्लैब रेट पे आता हूं, मेरी इनकम पे 30% का टैक्स लगता है। तो अगर इस 50 लाख रुपए के डिबेंचर पे 10% का ब्याज आएगा, यानी कि 5 लाख रुपए का ब्याज आएगा, इस 5 लाख के ब्याज पे मुझे 30% का टैक्स देना पड़ जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम इस 5 लाख पे टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने ये 50 लाख के डिबेंचर्स अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिए। मेरी वाइफ लोअर टैक्स के रेट में आती थी, मान लेते हैं कि उनके ऊपर 10% का स्लैब लगता है, वो 10% के स्लैब रेट में आती है। मैं 30% के स्लैब पे आता हूं, वो 10% के स्लैब पे आती है, मतलब मेरी वाइफ की इनकम पे 10% का टैक्स लगता है। तो मैंने क्या किया, डिबेंचर्स वाइफ को गिफ्ट कर दिए, इंटरेस्ट इनकम वाइफ को रिसीव हुई 5 लाख की, वाइफ को इस 5 लाख पे 10% का टैक्स देना पड़ा। मेरे हाथ में ये इनकम आती तो मैं 30% से टैक्स देता, वाइफ के हाथ में इनकम आई, वाइफ को 10% से टैक्स देना पड़ा। मैं और वाइफ अलग थोड़े ना है, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा गिरे, वाइफ के बैंक अकाउंट में पैसा गिरे, एक ही तो बात है, घर पे तो खर्च करेंगे एवरीवन। हमने लेकिन यहां पर क्या किया, 20% का टैक्स इवेड कर लिया, हमने इनकम को शिफ्ट कर दिया। हस्बैंड ने वाइफ के हाथ में इनकम को शिफ्ट कर दिया, और इनकम को शिफ्ट करने से क्या हुआ सर, गवर्नमेंट के टैक्स का नुकसान हुआ। तो गवर्नमेंट ने यह चीज को आइडेंटिफाई करा, और गवर्नमेंट ने कहा कि भले देखो वाइफ को इंटरेस्ट मिल रहा है 5 लाख का, गवर्नमेंट कहती है भले देखो वाइफ को इंटरेस्ट मिल रहा है 5 लाख का, लेकिन हम इसे टैक्सेबल हस्बैंड के हाथ में ही करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कुछ क्लबिंग के ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करे हैं, अगर आप उन ट्रांजैक्शंस में फॉल करते हो तो उस केस में इनकम भले दूसरे व्यक्ति को रिसीव हुई होगी, उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। आगे चल के हम क्लबिंग ऑफ इनकम का भी चैप्टर पढ़ेंगे। तो जो इनकम आपके हाथ में क्लब होनी है वो आपकी इनकम में ऐड कर दी जाएगी। इसके बाद देखो, जरूरी नहीं है कि आप केवल इनकम ही अर्न करो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको लॉसेस हो, तो फिर आपके लॉसेस को आपकी इनकम से एडजस्ट करा जाता है, जिसको हम इनकम टैक्स की भाषा में सेट ऑफ बोलते हैं। तो सर यहां पर फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के प्रोविजन लगेंगे। तो आपके पास जो लॉसेस हैं उसको आपकी इनकम से एडजस्ट करा जाएगा। तो जैसे हाउस प्रॉपर्टी में आपके पास लॉस है और आपके पास सैलरी में इनकम है, तो एचपी के लॉस को सैलरी की इनकम से एडजस्ट करा जाएगा। आपके पास बिजनेस में लॉस है और आपके पास कैपिटल गेन में इनकम है, बिजनेस के लॉस को कैपिटल गेन की इनकम से सेट ऑफ करा जाएगा। तो कौन सा लॉस कौन सी इनकम से एडजस्ट हो सकता है, और अगर मान लो लॉस ज्यादा है तो वो लॉस को फिर कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। आपके पास लॉस है 1 लाख रुपए का, लेकिन आपके पास इनकम है केवल 70,000 की, तो जो 30,000 का लॉस बच गया है ये लॉस कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो कौन सा लॉस कौन सी इनकम से सेट ऑफ हो सकता है वो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। अगर लॉस ज्यादा है और इनकम कम है तो जो बैलेंस लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड होता है,
कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, कैरी फॉरवर्ड होने के बाद वो कैसे एडजस्ट होगा, वो हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर है, सैलरी चैप्टर है, एचपी चैप्टर है, पीजीबीपी चैप्टर है, कैपिटल गेन चैप्टर है, अदर सोर्स चैप्टर है, क्लबिंग चैप्टर है, सेट ऑफ चैप्टर है। ये सारे चैप्टर्स है जो हमको पढ़ने हैं, राइट। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में हम क्या देखेंगे कि लॉसेस को हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं हमारी इनकम के साथ। इतना करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। उस रिजल्ट को बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। और फिर आपको इस ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस मिलती हैं। एट्टी सी से लेकर 80 यू तक सरकार ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स को, कुछ एक्सपेंसेस को नोटिफाई कर रखा है। और अगर आप वो एक्सपेंसेस करते हो, आप वो इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है, यानी कि वो आपकी इनकम को कम कर देते हैं। वो आपकी इनकम को कम कर देते हैं। तो अगर आपने 80 सी से 80 यू में जो डिडक्शंस लिखी हैं, अगर उनके कंडीशंस को पूरा किया, मतलब जो भी खर्चा नोटिफाई कर रखा है इन सेक्शंस के अंदर, जो भी इन्वेस्टमेंट्स नोटिफाई कर रखी हैं इन सेक्शंस के अंदर, अगर वो एक्सपेंसेस, वो इन्वेस्टमेंट आपने करी, तो वो आपको डिडक्ट करा दी जाएंगी। यानी कि ये असेसी के फेवर की बात है। जब इनकम में से डिडक्शन मिल जाती है तो इनकम कम हो जाती है, और अगर इनकम कम हो जाती है तो कॉन्सिक्वेंटली हमारा टैक्स भी क्या जाएगा, कम जाएगा। ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट ही आपकी टोटल इनकम है, और इस टोटल इनकम को ही टैक्सेबल इनकम बोलते हैं। इसी इनकम पे आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। इसी इनकम पे आपको गवर्नमेंट को क्या करना है राजा बेटा, टैक्स पे करके चलना है। एवरीवन, यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई सबको? इस टोटल इनकम पे ही हमें क्या करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है। इसके अलावा और हमारे पास कुछ चैप्टर्स है, जैसे हमें टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स पढ़ना है। इसके अलावा हम लोगों को रिटर्न ऑफ इनकम नाम का एक चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा हमें रिटर्न ऑफ इनकम नाम का एक चैप्टर पढ़ना है। तो आपने रेसिडेंशियल स्टेटस 1, सैलरी 2, एचपी 3, पीजीबीपी 4, कैपिटल गेन 5, अदर सोर्स 6, क्लबिंग 7, सेट ऑफ 8, डिडक्शन 9, ये 9 चैप्टर तो पढ़ने ही हैं। इन 9 चैप्टर के बाद आपको क्या पढ़ना रहेगा, इन 9 चैप्टर के बाद आपको पढ़ना रहेगा टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स वाला चैप्टर, और आपको पढ़ना रहेगा आपका रिटर्न ऑफ इनकम वाला चैप्टर। ठीक है सर, ग्रेट। अब सर हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्स की। मेन चैप्टर अब आपका यहां से शुरू हो रहा है। अभी पिछले आधे घंटे में मैंने आपको ब्रीफ किया कुछ बेसिक बातों को लेकर। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। सर टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स अवेलेबल हैं। टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा पहले छोड़ दो, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, एक चीज और बता देता हूं। हमारे पास पर्सन्स कौन कौन से होते हैं, हमारे पास पर्सन्स कौन कौन से होते हैं, मतलब कौन कौन से पर्सन्स की हम इनकम यहां पर निकालने वाले हैं। कौन कौन से पर्सन्स की हम इनकम निकालने वाले हैं? सबसे पहले आपके पास आता है इंडिविजुअल, फिर आपके पास आता है एचयूएफ, फिर आपके पास आती है फर्म, फिर आती है आपके पास कंपनी, फिर आती है आपके पास एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, फिर आता है आपके पास लोकल अथॉरिटी, एंड फिर आपके पास आता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, इनमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। इंडिविजुअल आप में, एचयूएफ हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। फर्म मतलब यहां पे पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी। कंपनी का मतलब यहां पर आपकी इंडियन कंपनी एज वेल एज फॉरेन कंपनी।
एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होता है? ये एक लिमिटेड टाइम के लिए पार्टनरशिप होती है, ये एक लिमिटेड पर्पस के लिए पार्टनरशिप है। जैसे मान लो कि हम लोगों ने मिलकर एक एनजीओ खोला है। हमने एक एनजीओ खोला है और इस एनजीओ के अंदर एक इंडिविजुअल भी है, इस एनजीओ के अंदर एचयूएफ भी मेंबर है, इस एनजीओ के अंदर एक फर्म भी मेंबर है, इस एनजीओ के अंदर एक कंपनी भी मेंबर है। मतलब जब बहुत सारे पर्सन मिलकर कोई काम करते हैं, जब अलग अलग पर्सन्स मिलकर कोई काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं। तो एक एनजीओ फॉर्म करा गया और उस एनजीओ का मेंबर कौन है? एक इंडिविजुअल मेंबर है, एक एचयूएफ मेंबर है, एक फर्म मेंबर है, एक कंपनी मेंबर है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? सर ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर बहुत सारे पर्सन, डिफरेंट क्लासेस ऑफ पर्संस मिलकर कोई काम करते हैं, इनकम को अर्न करते हैं और उसको फिर असेस किया जाता है एज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन जब फॉर्म होती है तो यहां पर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती। ये लोग अपनी मर्जी से एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं। देयर इज नो लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। ये लोग अपनी मर्जी से एट देयर ओन विल ये लोग क्या करते हैं? आते हैं, मिलते हैं और काम करते हैं। वेयर एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एनजीओ फॉर्म हुई और उसमें एक से ज्यादा इंडिविजुअल है, तो अगर एक से ज्यादा इंडिविजुअल मिलके कोई काम कर रहे हैं लेकिन अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन, अंडर अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, ठीक है, अगर कोई लीगल ऑब्लिगेशन है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, अगर उसके चलते काम कर रहे हैं, देन इट विल बी टर्म्ड एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लोड मत लेना, एग्जाम में लिखने को नहीं आता है, ठीक है, एग्जाम में लिखने को नहीं आता है, एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया है। लोकल अथॉरिटी क्या होती है? सर जो म्युनिसिपैलिटी होती है उसको बोलते हैं लोकल अथॉरिटी। तो जैसे अगर आप मान लो कानपुर में रहते हो तो कानपुर में केडीए है, कानपुर डेवलपमेंटल अथॉरिटी। अगर आप नोएडा में रहते हो तो नोएडा के अंदर एनडीए है, नोएडा डेवलपमेंटल अथॉरिटी, ठीक है। आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली डेवलपमेंटल अथॉरिटी, ठीक है। तो ये लोकल अथॉरिटीज जो होती हैं, जो बेसिकली आपके शहर को चलाती है, उनको बोलते हैं लोकल अथॉरिटी और इनको असेस किया जाता है इनकम टैक्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो पहले वाली कैटेगरीज में नहीं आ रहे वो क्या बन गए? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। जैसे आपका हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल ना तो इंडिविजुअल है, ना तो एचयूएफ है, ना तो फर्म है, ना तो कंपनी है, ना तो एओपी है, ना तो लोकल अथॉरिटी है। जनरली हॉस्पिटल्स कैसे फॉर्म होते हैं? ट्रस्ट बेसिस पे फॉर्म होते हैं। ट्रस्ट फॉर्म करी जाती है और ट्रस्ट के थ्रू एजेपी बनता है, ट्रस्ट के थ्रू हॉस्पिटल चलाया जाता है। तो ट्रस्ट को क्या बोल दिया गया? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। जितने भी आपके गुरुद्वारा हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, आपके क्या बोलते हैं, चर्च हैं, ये सारे के सारे क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सर ये जितने भी गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद हैं, जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, ये लाखों करोड़ों में पैसा कमाती हैं, तो इनका भी असेसमेंट किया जाता है एज अ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, ये सब कहां पर फॉर्म हो जाते हैं? ये सब आ जाते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के अंदर, ठीक है। मेजरली हम जो टैक्स कैलकुलेशन सीखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसकी सीखेंगे? इंडिविजुअल की, क्योंकि आपके सिलेबस में मेनली आपका इंडिविजुअल ही है। एग्जाम में आपके पास बाकी लोगों का असेसमेंट नहीं आएगा इंटर लेवल पे। इंटर लेवल पे आपके पास जो असेसमेंट आएगा वो किसका आएगा? इंडिविजुअल का आएगा। इंटर लेवल पे आपके पास जो असेसमेंट आएगा वो इंडिविजुअल का आएगा। तो हम जो टैक्स कैलकुलेशन यहां पर सीखेंगे वो किसकी सीखेंगे? इंडिविजुअल की सीख रहे होंगे, ठीक है। चलिए, अगर हम यहां पर बात करें टैक्स कैलकुलेशन की, तो इंडिविजुअल का टैक्स कैलकुलेशन दो तरीके से हो सकता है। इंडिविजुअल का टैक्स कलेक्शन दो तरीके से हो सकता है, एक डिफॉल्ट मेथड है और एक ऑप्शनल मेथड है। एक डिफॉल्ट मेथड है, एक ऑप्शनल मेथड है। ठीक है, एक डिफॉल्ट मेथड है, एक ऑप्शनल मेथड है।
ये डिफॉल्ट मेथड आपका न्यू रिजीम है। अंडर सेक्शन 115BAC। और ये जो आपकी ऑप्शनल मेथड है, ये आपकी ओल्ड रिजीम है, जिसको हम नॉर्मल प्रोविजन भी बोलते हैं। जिसको हम नॉर्मल प्रोविजन भी बोलते हैं ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। आपके सिलेबस में, आपके एग्जाम में मई 2024 में, नवंबर 2024 में जो असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल है, वो असेसमेंट ईयर है 2024-25। 2024-25 बोले तो आपके सिलेबस में एप्लीकेबल है फाइनेंस एक्ट 2023। फाइनेंस एक्ट 2023 से पहले आपकी जो ये न्यू रिजीम थी ना, फाइनेंस एक्ट 2023 से पहले आपकी जो ये न्यू रिजीम थी ना, ये ऑप्शनल हुआ करती थी और ओल्ड रिजीम डिफॉल्ट हुआ करती थी। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2023 ने मामला उल्टा कर दिया, आपकी न्यू रिजीम को डिफॉल्ट बना दिया और आपकी ओल्ड रिजीम को ऑप्शनल कर दिया। लेकिन हम हमारी क्लास में जब टैक्स कैलकुलेशन की बात करेंगे तो पहले हम ओल्ड रिजीम से ही चीजों को सीखेंगे। ओल्ड रिजीम से एक बारी टैक्स कैलकुलेट करना हमको आ गया तो फिर हम न्यू रिजीम की बातें करेंगे। ठीक है, न्यू रिजीम के अंदर और ओल्ड रिजीम के अंदर थोड़ा सा फर्क है। ओल्ड रिजीम के अंदर आपका टैक्स का जो रेट है वो हायर है और न्यू रिजीम के अंदर आपके पास लोअर टैक्स रेट है। लेकिन न्यू रिजीम के अंदर बहुत सारी डिडक्शंस और बहुत सारे बेनिफिट्स जो ओल्ड रिजीम के अंदर मिलते हैं, आपकी इनकम को कम करने के ऑप्शंस जो ओल्ड रिजीम में मिलते हैं, वो न्यू रिजीम में अवेलेबल नहीं होते। मतलब ओल्ड रिजीम में आपकी टोटल इनकम कम निकलती है, जिस पे टैक्स रेट ज्यादा लगता है। न्यू रिजीम के अंदर टोटल इनकम ज्यादा निकलती है, जिस पे टैक्स कम रेट से निकलता है। मतलब ओल्ड रिजीम के अंदर आपकी जो टोटल इनकम आएगी, ओल्ड रिजीम के अंदर आपकी जो टोटल इनकम आएगी वो कम होगी और आपका जो टैक्स का रेट है वो ज्यादा है। लेकिन न्यू रिजीम के अंदर आपकी जो टोटल इनकम आएगी वो ज्यादा है और आपका जो टैक्स का रेट है वो आपका कम है। अब ये आपकी मर्जी है कि आपको टैक्सेस गवर्नमेंट को ओल्ड रिजीम के अंदर देने हैं कि आपको टैक्सेस गवर्नमेंट को न्यू रिजीम के अंदर देने हैं। अगर आपका ऑप्शनल स्कीम के अंदर टैक्स कम आएगा तो हम ऑप्शनल स्कीम को ऑप्ट करेंगे। अगर न्यू रिजीम में हमारा टैक्स कम आएगा तो हम न्यू रिजीम को ऑप्ट करेंगे। यानी कि हमें हर एक क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करके चलना पड़ेगा। हमें इसे ओल्ड रिजीम के हिसाब से भी सॉल्व करना पड़ेगा और हमें इसे न्यू रिजीम के हिसाब से भी सॉल्व करना पड़ेगा। जहां पर भी हमारी टोटल इनकम से टैक्स हमारा कम निकले, जहां पर भी हमारा अल्टीमेटली टैक्स लायबिलिटी कम निकले, हम उस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम हमारी बातें जो शुरू करेंगे वो ओल्ड रिजीम से शुरू करेंगे, यानी कि हम ऑप्शनल रिजीम को पहले पढ़ेंगे। ऑप्शनल रिजीम से हमारा बेस बनेगा और उसके बाद हम शिफ्ट कर जाएंगे हमारे न्यू रिजीम के अंदर। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपसे बात करते हैं ओल्ड रिजीम के अंदर स्लैब रेट की। सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड रिजीम के अंदर आपके पास स्लैब रेट की। ठीक है, स्लैब रेट क्या है? स्लैब रेट ऑफ इंडिविजुअल। स्लैब रेट ऑफ इंडिविजुअल। सरकार कहती है कि अगर आपकी टोटल इनकम, सरकार कहती है कि अगर आपकी टोटल इनकम अप टू ₹2,50,000 है, अगर आपकी टोटल इनकम अप टू ₹2,50,000 है,
तो हम आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। अगर आप 2.5 लाख रुपए तक की इनकम अर्न करते हो, टोटल इनकम की बात हो रही है यहां पर किस चीज की बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है टोटल इनकम की। तो अगर आपकी टोटल इनकम अप टू ₹2.5 लाख है, तो हम आपसे एक भी रुपए का टैक्स नहीं लेंगे। आपको देश के लिए योगदान करने की जरूरत नहीं है, आप अपना घर चला लो, वही बड़ी बात है। भाई हम टैक्स क्यों देते हैं? ताकि गवर्नमेंट हमारे देश को चला सके, गवर्नमेंट इस इकोनॉमी को, इस इंडिया को रन कर सके, मैनेज कर सके। इसी के लिए गवर्नमेंट को टैक्सेस की रिक्वायरमेंट है। तो सरकार कहती है कि अगर आप 2.5 लाख रुपए तक कमाते हो तो बाबू आप अपना घर ही मैनेज कर लो, वही बड़ी बात है। आपको देश की चिंता मत करो, वो हम कर लेंगे। आप अपने घर की चिंता करो। 2.5 लाख रुपए तक की इनकम कमाते हो तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ठीक है सर, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 2.5 लाख रुपए तक हमारे पास एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। इसको क्या बोलेंगे? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। इसको शॉर्ट में आगे से मैं BEL बोलूंगा। इसको आगे से शॉर्ट में मैं BEL बोलूंगा। ठीक है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ठीक है, 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने मोर देन 2.5 लाख कमाया, लेकिन अप टू 5 लाख तक, 2.5 लाख से ज्यादा कमाया लेकिन 5 लाख तक, तो ऐसे केस में आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे केस में आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। अब यहां पर समझनी है बात को, यहां पर आपको बात समझनी है। क्या बात समझनी है? कि बाबू आपके जो पहले 2.5 लाख है उस पे कभी भी टैक्स नहीं लगेगा। आपके जो पहले 2.5 लाख है उस पे आपको कभी भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख के ऊपर आप जो कमाते हो 5 लाख तक, 2.5 लाख के ऊपर आप जो कमाते हो 5 लाख तक, यानी कि अगले 2.5 लाख पे, अगले 2.5 लाख रुपए तक, अगले 2.5 लाख रुपए तक आपको गवर्नमेंट को 5% का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप कमाते हो 5 लाख से ज्यादा, लेकिन अप टू 10 लाख तक, 5 लाख के ऊपर आपने जो कमाया, आपने 5 लाख कमाए, पहले 2.5 लाख पे आपसे गवर्नमेंट ने कोई टैक्स नहीं लिया। अगर आपने 5 लाख रुपए कमाए तो गवर्नमेंट ने पहले 2.5 लाख पे आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया, फिर गवर्नमेंट ने अगले 2.5 लाख पे आपसे 5% का टैक्स लिया। अब आपकी कमाई 5 लाख के ऊपर चली गई। मान लो आपने 7 लाख रुपए कमाए, तो 5 लाख के ऊपर आपने जितना कमाया है 10 लाख तक, उस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 20% का। यानी कि जो 2 लाख रुपए आपने कमाए हैं 5 लाख के ऊपर, अगर आपने 7 लाख रुपए कमाए हैं तो पहले 2.5 लाख पे आपको कोई टैक्स नहीं देना, अगले 2.5 लाख पे आपको 5% से टैक्स देना है, और जो बचे हुए आपके पास 2 लाख हैं उस पे आपको 20% से टैक्स देना है। तो जो आपका अगला 5 लाख है उस पे आपको गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना पड़ेगा? 20% से। और जो आपने 10 लाख के ऊपर कमाया है, जो आपने 10 लाख के ऊपर कमाया है, उस पे आपको गवर्नमेंट को 30% से टैक्स देना पड़ेगा। अब मेरी एक बात को समझना, ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सरकार ने हर एक असेसी के लिए बनाई है। मतलब अगर कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए कमाता है तो उसको भी पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना। कोई व्यक्ति अगर 10 लाख रुपए कमाता है तो उसको भी पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना। कोई व्यक्ति 5 लाख कमाता है उसको भी पहले 2.5 लाख पे टैक्स नहीं देना। कोई व्यक्ति 7 लाख कमाता है उसको भी पहले 2.5 लाख पे टैक्स नहीं देना। कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए कमाता है उसको भी पहले 2.5 लाख पे टैक्स नहीं देना।
कोई व्यक्ति 5 करोड़ कमाता है, उसको भी पहले 2.5 लाख पे टैक्स नहीं देना। मतलब ये जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है ये सबके लिए है। अमीर हो, गरीब हो, 1 करोड़ कमाते हो, 100 करोड़ कमाते हो, 5 लाख कमाते हो, 2 लाख कमाते हो, 3 लाख कमाते हो, ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सबके लिए है। गवर्नमेंट ने स्लैब बनाया है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपसे टैक्स लेते जाती है गवर्नमेंट। तो आपका जो पहला स्लैब है वो 2.5 लाख का है। आपका पहला स्लैब 2.5 लाख का है। 2.5 लाख पे आपसे गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेती। फिर आप जो अगला 2.5 लाख कमाते हो, इस पे गवर्नमेंट आपसे 5% का टैक्स लेती है। फिर अगला आप जो 5 लाख कमाते हो, उस पे गवर्नमेंट आपसे, अगला आप जो 5 लाख कमाते हो, उस पे गवर्नमेंट आपसे 20% का टैक्स लेती है। और जो बैलेंस आप कमाते हो, उस बैलेंस पे गवर्नमेंट आपसे 30% का टैक्स लेती है। और गवर्नमेंट यहीं पे नहीं रुकती, जो भी आपका टैक्स आता है उसके अलावा आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स देना पड़ता है। सॉरी, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ता है। 4% ऑफ टैक्स। आपका जो भी टैक्स निकलेगा, वो आपको उस पे 4% और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम का देना पड़ेगा। तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी निकलेगी वो इस स्लैब के हिसाब से निकलेगी, प्लस 4% ऑफ टैक्स। ठीक है। एक चीज और याद रखना, हमारे पास जो इनकम होती है, टोटल इनकम, हमारे पास जो टोटल इनकम होती है और हमारे पास जो टैक्स लायबिलिटी होती है, इन दोनों को हम लोग राउंड ऑफ करते हैं इन मल्टीपल्स ऑफ 10। इन दोनों को हम लोग राउंड ऑफ करते हैं इन मल्टीपल्स ऑफ ₹10। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपका लास्ट डिजिट 5 या उससे ज्यादा है तो इसको हम नेक्स्ट 10 पे ले जाते हैं, नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 पे ले जाते हैं। और अगर आपका लास्ट डिजिट 4 या उससे कम है, अगर आपका लास्ट डिजिट 4 या उससे कम है, यानी कि 5 से कम है बेसिकली, ठीक है, तो उस केस में हम लास्ट डिजिट को क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। हम प्रीवियस मल्टीपल ऑफ 10 पे जाते हैं। जैसे मान लो आपकी टोटल इनकम आ रही है 10,60,736, तो आपके पास लास्ट डिजिट 5 से ऊपर की है, तो सर 36 इनकम नहीं होगी, या तो इनकम 30 होगी या तो इनकम 40 होगी। आपके पास मल्टीपल्स ऑफ 10 होना चाहिए। 36 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 10, या तो 30 होगा या तो 40 होगा। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? लास्ट डिजिट पे। अगर आखिरी डिजिट 5 या उससे ज्यादा है तो हम इसे नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 में राउंड ऑफ करते हैं, यानी कि आपकी इनकम हो जाएगी 10,60,740। अगर आपके पास इनकम आ रही होती 9,59,342, तो अगेन लास्ट डिजिट 5 से कम है, इनकम या तो 40 होगी या तो 50 होगी, 42 नहीं होती। लास्ट के 2 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 10 में होने चाहिए, या तो 40 होगा या तो 50 होगा। अब क्योंकि लास्ट डिजिट 5 से कम है, तो हम इसे प्रीवियस मल्टीपल पे लेके जाएंगे। हम इसे 50 में राउंड ऑफ नहीं करेंगे, हम इसे 40 में राउंड ऑफ कर देंगे। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 9,59,340। सेम इसी तरीके से अगर मैं टैक्स की बात करूं, तो टैक्स के केस में क्या होगा? सर टैक्स के केस में मान लो आपका टैक्स आ रहा है 10,561, 10,561, तो आखिरी डिजिट लेस देन 5 है, तो इसे प्रीवियस मल्टीपल ऑफ 10 में लेके जाएंगे, या तो 60 होगा या तो 70 होगा।
अब क्योंकि लास्ट वाला 5 से कम है तो 70 नहीं होगा, ये 60 में जाएगा। लेकिन मान लो आ रहा होता 7849, तो यहां पर हम क्या करते, आखिरी डिजिट आपकी 5 से ज्यादा की है तो हम इसे नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 में लेके जाएंगे। 40 और 50 में ये नेक्स्ट मल्टीपल पे जाएगा, 50 पे जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 7850। बच्चों याद रखना, राउंडिंग ऑफ करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप राउंडिंग ऑफ नहीं करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। आपको टोटल इनकम को भी मल्टीपल्स ऑफ 10 में लेके जाना है और आपको टैक्स को भी मल्टीपल्स ऑफ 10 में लेके जाना है। राइट एवरीवन, यहां तक मेरी बात क्लियर है सबको? चलिए एक एग्जांपल करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल इनकम है, मान लेते हैं हमारे पास टोटल इनकम है 7,90,000, 7,90,000। हमारे पास टोटल इनकम है 7,90,000 ऑफ मिस्टर एक्स। इनकी एज बताई गई है 40 इयर्स की है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करके बताना है इनका टैक्स कितना आएगा, हमें कैलकुलेट करके बताना है इनका टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि हमारी इनकम कौन से स्लैब तक जा रही है। आपको यह देखना है कि हमारी इनकम कौन से स्लैब तक जा रही है। अगर हम 7,90,000 रुपए कमा रहे हैं तो मतलब हम 10 लाख रुपए वाले स्लैब तक जा रहे हैं। अगर हमारी इनकम 7,90,000 रुपए है मतलब हम 10 लाख रुपए वाले स्लैब तक है, मतलब हमारे ऊपर निल वाला रेट भी लगेगा, हमारे ऊपर 5% वाला रेट भी लगेगा और हमारे ऊपर 20% वाला रेट भी लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पे 7,90,000 में जो हमारा पहला 2.5 लाख है, इस 790 में हमने जो पहला 2.5 लाख रुपए कमाया है उस पे गवर्नमेंट हमसे कोई टैक्स नहीं लेगी। ठीक है, फिर जो हमने अगला 2.5 लाख रुपए कमाया है उस पे हमें गवर्नमेंट को 5% से टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 12,500 रुपए से टैक्स देना पड़ेगा। और टोटल आपने कितने रुपए पे टैक्स निकाल लिया, आपने 5 लाख रुपए पे टैक्स निकाल लिया। 5 लाख रुपए के ऊपर आपका कितना टैक्स आ रहा है, 12,500 रुपए का टैक्स आ रहा है। आपने कितना कमाया था, 7,90,000। 5 लाख के ऊपर आपने कितना कमाया है, 2,90,000। तो जो बैलेंस आपका 2,90,000 है उस पे आपको कितना देना पड़ेगा, 20%। बैलेंस का जो 290 है उस पे आपको कितना देना पड़ेगा, 20%। तो 290 का 20% कितना हो गया सर, 290 का 20% हो गया 58,000। 290 का 20% हो गया 58,000। 58 प्लस 12,500। हमारे पास टैक्स बिफोर सेस कितना आ जाएगा, 70,500 रुपए। इस 70,500 रुपए पे आपका 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा। 70,500 का 4%, टैक्स का 4%, टैक्स का 4%, यानी कि 2820। 70,500 में 2820 आपने ऐड कर दिए, आपके पास आ गया 73,320। आपके पास आ गया 73,320। अब यहां पर आपके लिए एक शॉर्टकट है। आपके लिए शॉर्टकट यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि अगर हम 5 लाख रुपए तक इनकम कमाते हैं तो हमारे ऊपर 12,500 रुपए का टैक्स आता है। अगर आप इस चीज को दिमाग में बिठा लो तो आपकी टैक्स कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अगर आपको यह पता है कि आप 5 लाख रुपए तक 12,500 रुपए का टैक्स देते हो तो आपके लिए टैक्स कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने 10 लाख रुपए तक इनकम कमाई है, अगर आपने 10 लाख रुपए तक इनकम कमाई है तो पहले 5 लाख पे 12,500 का टैक्स लगेगा। 5 लाख के ऊपर आपने जो कमाया है उस पे आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपकी टोटल इनकम है
8,50,600 की। मान लीजिए आपकी टोटल इनकम है 8,50,600 की। अगेन आप 5 लाख के ऊपर हो लेकिन 10 लाख के अंदर हो। आप 5 लाख के ऊपर हो लेकिन आप 10 लाख के अंदर हो। इसका मतलब आपके ऊपर ये तीनों रेट लगेंगे, नील वाला भी, 5% वाला भी, 20% भी। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, आपको यह पता है कि हमारे जो पहले 5 लाख हैं उस पे हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा, 12,500। हमने डायरेक्टली लिख दिया। ये 12,500 कैसे आ रहा है, ये 12,500 कैसे आ रहा है सर, आपके पास पहले 2.5 लाख पे नील लगा है और अगले 2.5 लाख पे आपके पास 5% लगा है। तो आपको यह पता है कि 5 लाख पे आपका 12,500 का टैक्स है। अब आप क्या करो, जो बैलेंस आपके पास बच रहे हैं 3,50,600, 8,50,600 में से 5 लाख चले गए, आपके पास बचे 350,600। इस 350,600 पे आपको 20% से टैक्स देना है। 350,600 पे 20% से टैक्स देंगे तो आएगा 70120। आपके पास प्लस 12,500, 82620, 82620। अब इसमें आप ऐड कर दोगे अपना 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये आ जाएगा 3304.8, 3304.8। ठीक है सर, 3304.8। तो आपके पास कितना आ गया, 82625 कर देता हूं, 82625। ये आपके पास आ गई टैक्स लाइबिलिटी। लेकिन टैक्स लाइबिलिटी तो मल्टीपल्स ऑफ 10 में होनी चाहिए। इसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा, राउंड ऑफ करके आपकी टैक्स लाइबिलिटी आएगी 82,630, क्योंकि आपका जो लास्ट डिजिट है वो 5 है। जब आपका लास्ट डिजिट 5 है तो नेक्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 10 में जाएंगे। 25, 20 और 30 के बीच में आता है। नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 10 30 है, हम 30 पे चले गए। कुल मिलाकर कहने का मतलब, आपने शॉर्टकट लगाया कि इनकम अगर 8,50,600 रुपए की है तो पहले 5 लाख पे आपने डायरेक्टली 12,500 रुपए लिख दिया। ठीक है, चलो अब मान लो आपके पास टोटल इनकम है, अब मान लो आपके पास टोटल इनकम है सपोजिंगली ₹15,60,000 रुपए। आपके पास इनकम है 15,60,000 रुपए, यानी कि आप 10 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हो, यानी कि आप 10 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हो। अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हो तो मतलब आपके ऊपर नील वाला रेट भी लगेगा, 5% वाला रेट भी लगेगा, 20% वाला रेट भी लगेगा, 30% वाला भी रेट लगेगा। अगर आप 10 लाख से ज्यादा कमाते हो तो आपके ऊपर ये चारों रेट्स एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका जो पहला 5 लाख है, आपका जो पहला 5 लाख है उस पे 12,500 लगता है। 5 लाख के ऊपर आपने जो कमाया है लेकिन 10 लाख तक, 5 लाख के ऊपर आपने जो कमाया है लेकिन 10 लाख तक, 5 और 10 का डिफरेंस कितना होता है, 5 लाख। 5 लाख के ऊपर आपने जो कमाया है 10 लाख तक, उस पे 20% का टैक्स लगता है। मतलब पहले 2.5 लाख पे सरकार कुछ नहीं लेती, अगले 2.5 लाख पे सरकार 5% लेती है, अगले 5 लाख पे सरकार 20% लेती है। तो पहले 5 लाख पे आप सरकार को 12,500 दे चुके हो। अब जो आपके अगले 5 लाख है उस पे आपको गवर्नमेंट को 20% से टैक्स देना है, यानी कि आपको 1 लाख रुपए का टैक्स देना है। इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि 10 लाख रुपए पे हमें कितना टैक्स लग गया, 10 लाख रुपए पे हमें 1,12,500 रुपए का टैक्स लग गया। 10 लाख के ऊपर हमने कितना कमाया है, 5,60,000। 10 लाख के ऊपर हमने कितना कमाया है, 5,60,000। तो जो बैलेंस आपने 5,60,000 कमाया है उस पे आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। 560 पे 30% होता है 168, 168 प्लस 1,12,500, 2,80,500। दिस इज योर टैक्स बिफोर सेस। अब इसमें आप 4% का
हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दोगे 11,220 रुपए का, आपके पास आएगा 2,91,720। 2,91,720, दिस इज योर टैक्स लाइबिलिटी। अब आपके पास एक और चीज निकल कर आ गई जो आपको याद रखनी है। आपको यह पता होना चाहिए, अगर हमने 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाया है, अगर हमने 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाया है तो पहले 10 लाख पे 1,12,500 रुपए का टैक्स आता है। अगर हमने 10 लाख से ज्यादा कमाया है तो पहले 10 लाख पे 1,12,500 रुपए का टैक्स आता है, यह आप याद कर लो। फिर 10 लाख के ऊपर आपने जो भी कमाया होगा उस पे आप 30% का टैक्स कैलकुलेट करोगे। तो आपको यह पता लग गया कि पहले 5 लाख आप अगर कमाते हो तो पहले 5 लाख पे आपको 12,500 रुपए का टैक्स लगता है, और अगर आप 10 लाख से ज्यादा कमाते हो तो पहले 10 लाख पे आपके पास 1,12,500 रुपए का टैक्स आता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास टोटल इनकम है 12,50,200 रुपए की। मान लेते हैं हमारे पास इनकम है 12,50,200 रुपए की। तो सबसे पहला काम आपने क्या चेक करा कि आपकी टोटल इनकम जो है वो 10 लाख के ऊपर जा रही है। अगर आपकी टोटल इनकम 10 लाख के ऊपर जा रही है तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि बाबू पहले 10 लाख पे हमारा जो टैक्स आएगा वो आएगा 1,12,500। डायरेक्टली शॉर्टकट लगाना है, नंबर नहीं कटेंगे एग्जाम में। ठीक है, आपने 10 लाख रुपए पे 1,12,500 रुपए का टैक्स निकाल दिया। 10 लाख के ऊपर आपने कितना कमाया है? 2,50,200। तो बैलेंस 2,50,200 पे आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 30% का टैक्स देना पड़ेगा। 2,50,200 पे 30% का टैक्स होता है 75,060। 1,12,500 प्लस 75,060 आता है 1,87,560। 1,87,560। अब इस पे आप ऐड कर देंगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये आ रहा है 7,502.4। 7,502.4, यानी कि आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो आएगी 1,95,062। 1,95,062। अगेन राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 60 और 70 के बीच में आता है। लास्ट डिजिट 5 से कम है तो पिछले 10 पे लेके जाएंगे। 1,95,060 रुपीज की आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ गई। 1,95,060 रुपीज की आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आ गई। ठीक है जी, ओके सर। सर मान लो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मान लो आपकी टोटल इनकम है 9,50,200 रुपए की। 9,50,200 रुपए की। तो आपने इनकम देखा कि इनकम 10 लाख के अंदर है, मतलब अगर इनकम 10 लाख के अंदर है तो ये 30% वाला स्लैब नहीं लगेगा। इनकम अगर 10 लाख के अंदर है तो ये 30% वाला स्लैब नहीं लगेगा। आपके पास ये 3 स्लैब लगेंगे, नील, 5% और 20%। और आपको यह पता है कि अगर हम 5 लाख तक कमाते हैं तो कितना लगेगा? 12,500। तो सिंपल शॉर्टकट मारेंगे। अगर इनकम 10 लाख के अंदर है तो अपन क्या करने वाले हैं? अपन पहले 5 लाख पे टैक्स निकालेंगे। हमें पता है कि पहले 5 लाख पे हमें कितना टैक्स देना है? सर पहले 5 लाख पे हमको 12,500 रुपए का टैक्स देना है। यह बात हमको मालूम है कि पहले 5 लाख पे हम कितना टैक्स पे करेंगे। पहले 5 लाख पे हम 12,500 रुपए का टैक्स पे करेंगे। जो हमारे पास बैलेंस बचेंगे 4,50,200 रुपए, इसके ऊपर हम गवर्नमेंट को कितना टैक्स देंगे? इसके ऊपर गवर्नमेंट को हम 20% का टैक्स देंगे। 4,50,200 पे 20% इज 90,040 प्लस 12,500, 1,02,540 रुपए। अब इस पे आप 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दो।
41,101.6, 4101.6, इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो 1,02,542, ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है। अगेन आपका जो लास्ट डिजिट है वो 2 है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे पिछले मल्टीपल्स ऑफ 10 पे। 42, 40 और 50 के बीच में आता है, पिछले मल्टीपल्स पे लेके जाना पड़ेगा। 1,02,540 विल बी योर, ठीक है, 1,02,540 विल बी योर आंसर। ओके रिपोर्ट, यस सर। अब हम बात करते हैं कि मान लो आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, मान लो आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो और आपकी एज मोर देन और इक्वल्स टू 60 ईयर्स है, बट अप टू 79 ईयर्स है। आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, आपकी एज 60 ईयर्स की हो चुकी है लेकिन 79 ईयर्स तक की है, तो इस केस में सरकार आपसे कम टैक्स लेती है। कैसे कम टैक्स लेती है? सरकार ने आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो बढ़ा दी है। सरकार ने आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो बढ़ा दी है। सरकार कहती है कि अगर आप अप टू 3 लाख अर्न करते हो, सरकार कहती है अगर आप अप टू 3 लाख अर्न करते हो तो हम उस पे आपसे कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। यानी कि जो आपका पहला 3 लाख रुपए है सरकार ने माफ कर दिया। सरकार ने आपका पहला 3 लाख रुपया क्या कर दिया है राजा बेटा? माफ कर दिया है, उस पे आपसे कोई टैक्स नहीं ले रही। फिर सरकार कहती है कि अगर आपने मोर देन 3 लाख कमाया है लेकिन अप टू 5 लाख, अगर आपने 3 लाख से ज्यादा कमाया है लेकिन 5 लाख तक, यानी कि अगले 2 लाख पे, अगले 2 लाख पे आपसे 5% का टैक्स लिया जाएगा। सरकार ने बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी है, मतलब 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है ऐसे लोगों को जो रेसिडेंट है और जिनकी एज 60 ईयर्स की हो चुकी है। इनकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। तो मोर देन 3 लाख बट अप टू 5 लाख, मतलब कि अगले 2 लाख पे आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपने 5 लाख से ज्यादा कमाया है लेकिन अप टू 10 लाख, यानी कि अगले 5 लाख पे आपको इनको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। मतलब तीसरा स्लैब सेम हो गया, तीसरा स्लैब सेम हो गया। और अगर आपने मोर देन 10 लाख कमाया है तो इस पे आपको गवर्नमेंट को 30% देना पड़ेगा। मतलब पहले 2 स्लैब में हेराफेरी हो गई है, बाकी के स्लैब सेम है। पहले 2 स्लैब में हेराफेरी हो गई है। यहां पे पहले 2 स्लैब 2.5 लाख के थे, पहले 2.5 लाख पे कुछ नहीं, अगले 2.5 लाख पे 5%। यहां पे पहले स्लैब में 3 लाख कर दिया है, पहले 3 लाख पे कुछ नहीं, अगले 2 लाख पे 5%, और बची हुई आपकी इनकम पे नॉर्मल तरीके से, यानी कि अगले 5 लाख पे 20% से, और जो 10 लाख के ऊपर कमाया है उस पे 30% से आपसे टैक्स लिया जाएगा। ऑब्वियसली यहां पर भी 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एप्लीकेबल रहेगा। यहां पे भी 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एप्लीकेबल रहेगा। इसी तरीके से सरकार कहती है कि मान लो अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो और आपकी जो एज है वो मोर देन और इक्वल टू 80 ईयर्स की हो चुकी है। आपकी एज मोर देन और इक्वल्स टू 80 ईयर्स की हो चुकी है, यानी कि आप क्या बन चुके हो? आप बन चुके हो वेरी सीनियर सिटीजन।
यहां पर आप क्या थे? यहां पर थे आप सीनियर सिटीजन। यहां पर आप क्या थे? यहां पर थे आप सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख की है, लेकिन अगर आप वेरी सीनियर सिटीजन हो तो सरकार ने आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट और बढ़ा दिया है। सरकार कहती है कि जो पहले आपके 5 लाख हैं, आपके जो पहले 5 लाख हैं, उस पे हमें आपसे कोई भी टैक्स नहीं चाहिए। आपके जो फर्स्ट 5 लाख हैं, आपके जो फर्स्ट 5 लाख हैं, हमें उस पे आपसे कोई भी टैक्स नहीं चाहिए। लेकिन जो 5 लाख के ऊपर आपने कमाया है, जो 5 लाख के ऊपर आपने कमाया है, मोर देन 5 लाख, मोर देन 5 लाख, बट अप टू 10 लाख, यानी कि आपका जो अगला 5 लाख है उस पे हमें आपसे 20% का टैक्स चाहिए, और जो बैलेंस आपका बच रहा है, मतलब जो 10 लाख के ऊपर कमाया है, उस पे हमें आपसे 30% का टैक्स चाहिए। यानी कि वेरी सीनियर सिटीजन के केस में, वेरी सीनियर सिटीजन के केस में सरकार ने 5% वाला स्लैब गायब कर दिया। 0, 20 एंड 30। पहले 5 लाख तक, मतलब जो पहले 2 स्लैब थे वो मर्ज करके नील कर दिया। जो पहले 2 स्लैब थे उनको मर्ज करके नील कर दिया, और उसके ऊपर आपने जो कमाया है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। मतलब पहले 5 लाख पे वेरी सीनियर सिटीजन कोई टैक्स नहीं देगा, 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक 20% का टैक्स देगा, और 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक 20% का टैक्स देगा, और 10 लाख के ऊपर जो कमाया है उस पर 30% का टैक्स पे करके चलेगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल करते हैं। मान लेते हैं, मान लेते हैं मिस्टर एक्स है, मान लेते हैं मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स कौन है? मिस्टर एक्स रेसिडेंट है। मान लेते हैं मिस्टर एक्स है, और मिस्टर एक्स कौन है? रेसिडेंट है। इनकी एज क्या है? इनकी एज है, सपोज कर लेते हैं, या चलो छोड़ो, इनकी टोटल इनकम की बात करते हैं। मिस्टर एक्स रेसिडेंट है, इनकी टोटल इनकम है, इनकी टोटल इनकम है, लेट सपोज कर लेते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं इनकी टोटल इनकम है 9,50,000 रुपए। इनकी टोटल इनकम है 9,50,000 रुपए। आपको कैलकुलेट करना है टैक्स, आपको कैलकुलेट करना है टैक्स। ए पॉइंट, इनकी जो एज है वो 65 ईयर्स की है। इनकी एज 65 ईयर्स की है। अब जरा ध्यान से देखो, इनकम 10 लाख के अंदर है, मतलब 30% वाला स्लैब एप्लीकेबल नहीं होगा, मैक्सिमम स्लैब 20% वाला लगेगा। ठीक है, इनकी इनकम 9,50,000 है, एज 60 ईयर्स प्लस हो चुकी है, असेसी रेसिडेंट है, मतलब कि असेसी सीनियर सिटीजन है। असेसी सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन कब बनेगा? जब रेसिडेंट होगा और एज 60 ईयर्स को टच कर चुकी है। अगर आप रेसिडेंट हो और आपकी एज 60 ईयर्स को टच कर चुकी है तो आप सीनियर सिटीजन बन गए। और सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितने का हो गया? 3 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हो गया। यानी कि इस 9,50,000 में से जो पहले 3 लाख हैं उस पे कोई टैक्स नहीं जाएगा। ठीक है, जो अगले 2 लाख हैं, 3 लाख के ऊपर लेकिन 5 लाख तक, 3 लाख के ऊपर लेकिन 5 लाख तक, जो अगले 2 लाख हैं उस पे 5% का टैक्स जाएगा, यानी कि 10,000 रुपए। इसका मतलब हम यह बोल सकते हैं कि जो सीनियर सिटीजन है वो टैक्स कितना देता है 5 लाख पे? जो सीनियर सिटीजन है वो टैक्स कितना देता है 5 लाख पे? 10,000 रुपए का। 5 लाख के ऊपर हमने कितना कमाया है? 4,50,000 रुपए।
तो जो बैलेंस के 4,50,000 रुपए हैं उस पे हमें 20% से टैक्स देना पड़ेगा। उस पे हमें 20% से टैक्स देना पड़ेगा। मतलब 4,50,000 का 20% इज 90,000। यानी कि भैया का टैक्स कितना आएगा? 1,00,000 रुपए का आएगा। और इस 1,00,000 पे हम लोग 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगाएंगे, 4,000 रुपए का। सब मिलाकर कितना हो जाएगा? 1,04,000 रुपए। दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। ठीक है। यहीं पे अगर असेसी मान लो 81 ईयर्स का होता या 80 ईयर्स का होता, अगर एज 80 ईयर्स की हो जाती, तो अगर कोई रेसिडेंट है और उसकी एज 80 ईयर्स हो गई है, तो वो क्या बन चुका है? वेरी सीनियर सिटीजन। अब एक्स क्या बन चुके हैं? अब एक्स बन चुके हैं वेरी सीनियर सिटीजन। और वेरी सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है? 5,00,000 रुपए की होती है। यानी कि इसे 5,00,000 रुपए तक गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। 5,00,000 रुपए तक इसे गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पे नहीं करना। यानी कि ये पहले 5,00,000 पे गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा? नील बटे सन्नाटा। 5,00,000 के ऊपर इसने जो कमाया है उस पे ये गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा? 20% का, यानी कि 90,000 का। विच मीन्स दैट इसकी टैक्स बिफोर सेस आ रही है 90 की, इस पे प्लस कर देंगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये आएगा 3,600। सब मिलाकर हो जाएगा 93,600। सब मिलाकर हो जाएगा 93,600। दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। ठीक है सर। अच्छा मान लो अगर मिस्टर एक्स रेसिडेंट नहीं होता, सपोज करिए मिस्टर एक्स जो है वो नॉन रेसिडेंट है। ठीक है। अगर मिस्टर एक्स नॉन रेसिडेंट है तो अब इनकी एज मैटर नहीं करती। इसकी एज 40 इयर्स की हो, इसकी एज चाहे 60 इयर्स की हो, इसकी एज चाहे 80 इयर्स की हो, इसकी एज चाहे 90 इयर्स की हो, कोई भी एज हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हो, आपकी एज कुछ भी हो, आपके लिए जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट रहेगी वो 2.5 लाख की ही रहेगी। मतलब सीनियर सिटीजन का टैग, वेरी सीनियर सिटीजन का टैग किसके लिए है? रेसिडेंट के लिए है। अगर नॉन रेसिडेंट हो तो आपको हम कभी भी सीनियर सिटीजन का टैग नहीं देंगे, हम आपको कभी भी वेरी सीनियर सिटीजन का टैग नहीं देंगे। मतलब ये जो दोनों स्लैब मैंने आपको बताए हैं, जिसमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3,00,000 हो जाती है, जिसमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5,00,000 हो जाती है, ये दोनों ही किसके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं? रेसिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। रेसिडेंट होने के साथ साथ आपकी एज अगर इस पैरामीटर में आती है तब तो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख की ही होगी, आपकी एज मैटर नहीं करती। ठीक है। तो अगर मिस्टर एक्स एक नॉन रेसिडेंट है और इनकी इनकम 9,50,000 की है, इनकी इनकम अगर 9,50,000 रुपए की है, अगर इसका टैक्स निकालना है तो सिंपल निकलेगा। 2.5 लाख रुपए वाला बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, हमें यह पता है कि पहले 5,00,000 पे टैक्स कितना जाएगा? 12,500 रुपए का जाएगा। और जो बैलेंस के 4,50,000 रुपए है उस पे 20% के हिसाब से 90,000 रुपीज का टैक्स जाएगा। दैट मीन्स आपके पास 1,02,500 रुपए का टैक्स आ जाएगा। और इस पे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दिया जाएगा। 1,02,500 का 4% 4,100। ये हो जाएगा 1,06,600 रुपए। ये हो जाएगा 1,06,600
₹600 टैक्स लायबिलिटी। ठीक है जी, ओके सर। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, ये रेसिडेंट है। मिस्टर एक्स हैं, ये रेसिडेंट है और इनकी टोटल इनकम है 16 लाख रुपए की। इनकी टोटल इनकम है 16 लाख रुपए की। आपको कैलकुलेट करना है टैक्स। ए पॉइंट, इनकी एज 60 ईयर्स की है। बी पॉइंट, इनकी एज 80 ईयर्स की है। ठीक है, अब जरा समझना, अगर आप रेसिडेंट हो और एज 60 ईयर्स की है, मतलब आप क्या हो? मतलब आप सीनियर सिटीजन हो। मतलब आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख वाला है। और अगर आप 80 ईयर्स के हो तो आप वेरी सीनियर सिटीजन हो और आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख वाला है। ठीक है मालिक, सबसे पहले हम ए वाले पॉइंट की बात करते हैं कि सर आप रेसिडेंट हो प्लस आपकी एज 60 ईयर्स की है, तो क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप रेसिडेंट हो और आपकी एज 60 ईयर्स की है तो आप 5 लाख पे कितना टैक्स देते हो? 10,000 रुपए का। इसको रट लो, आप 5 लाख पे कितना टैक्स देते हो? 10,000 रुपए का टैक्स देते हो। इसको आप लर्न कर लो। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप वेरी सीनियर सिटीजन हो तो आप 5 लाख पे कितना टैक्स देते हो? निल देते हो। इसको भी आप लर्न कर लो। तो हम शॉर्टकट लगाएंगे, यहां पे हम शॉर्टकट लगाएंगे। हमारी इनकम 16 लाख रुपए की है। पहले 5 लाख पे हमारा टैक्स आएगा 10,000 रुपए का। पहले 5 लाख पे हमारा टैक्स आएगा 10,000 रुपए का। ठीक है, 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक, मतलब कि अगले 5 लाख पे हमें टैक्स देना पड़ेगा 20% का, यानी कि 1 लाख रुपए का। इट मींस हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई 1,10,000 रुपए की। मतलब हम 10 लाख रुपए पे कितना टैक्स देते हैं? हम 10 लाख रुपए पे कितना टैक्स देते हैं? 1,10,000 रुपए का टैक्स ऑन 10 लाख। 1,10,000 रुपए का। 10 लाख के ऊपर हमने कितना कमाया है? बैलेंस 6 लाख पे हमको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि आप इसको भी रट्टा मार लो, कि बाबू आपको 10 लाख रुपए पे कितना टैक्स देना पड़ता है? 1,10,000। अगर आप क्या हो? सीनियर सिटीजन हो। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आप 10 लाख पे कितना टैक्स दोगे? 1,10,000 का। बैलेंस के 6 लाख पे 30%, 1,80,000 रुपए का। रट्टा नहीं भी मारना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप स्लैब वाइज भी निकाल सकते हो। रट्टा मार लोगे तो फायदा यह रहेगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्लस कर देंगे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से, 290 का 4%, 11,600 रुपए। 3,01,600 रुपए। ठीक है, दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी, राइट? ठीक है मालिक, अब अगर बी पार्ट की बात करें, अगर आपकी रेसिडेंट हो, अगर आप रेसिडेंट हो और आपकी एज 80 इयर्स की है, आप वेरी सीनियर सिटीजन हो, यानी कि आप पहले 5 लाख पे गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं दोगे। 5 लाख के ऊपर 10 लाख तक, यानी कि अगले 5 लाख पे आप गवर्नमेंट को 20%, बोले तो 1 लाख रुपए का टैक्स दोगे। इसका मतलब आप 10 लाख रुपए के ऊपर गवर्नमेंट को कितना टैक्स देते हो? आप 10 लाख रुपए के ऊपर गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए का टैक्स देते हो। 10 लाख के ऊपर आपने जो 6 लाख कमाए हैं उस पे आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा, बोले तो 1,80,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। टोटल आपके पास आ गया 280, और इस 280 पे आपको 4% का सेस देना पड़ेगा।
4% का सेस देना पड़ेगा। तो 280 का 4% होता है 11,200 रुपए। आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी, दैट विल बी 2,91,200। आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी दैट विल बी 2,91,200। ठीक है। अब अगर मैं एक एनालिसिस ड्रॉ कर दूं आपके लिए, एक एनालिसिस अगर हम ड्रॉ कर दें, कि आप अगर सीनियर सिटीजन हो, बोले तो आप रेसिडेंट हो, प्लस आपकी एज 60 ईयर या उससे ज्यादा की हो गई है। अगर आप वेरी सीनियर सिटीजन हो, जिसको हम सुपर सीनियर सिटीजन भी बोलते हैं, अगर आप वेरी सीनियर सिटीजन हो और आप रेसिडेंट हो, आपकी एज 80 ईयर्स की हो चुकी है, या फिर आप एक अदर इंडिविजुअल हो, तो सबसे पहले अगर मैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट की बात करूं कि बाबू बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना है, आप वेरी सीनियर सिटीजन हो तो बेसिक एग्जेम्पशन 2.5 लाख की है, यहां पे बेसिक एग्जेम्पशन यहां पे 3 लाख की है, यहां पे बेसिक एग्जेम्पशन 5 लाख की है, और यहां पे बेसिक एग्जेम्पशन 2,50,000 की है। अब अगर आपसे मैं बोलूं कि टैक्स ऑन 5 लाख कितना जाएगा, टैक्स ऑन फर्स्ट 5 लाख, पहले 5 लाख पे आप कितना टैक्स दोगे? तो अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आप 1,10,000 आप 10,000 रुपए का टैक्स दोगे। अगर आप वेरी सीनियर सिटीजन हो तो आप पहले 5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं दोगे। अगर आप अदर इंडिविजुअल हो तो आप इस पे कितना टैक्स दोगे? आप इस पे टैक्स दोगे 12,500 रुपए का। ठीक है। आपके जो नेक्स्ट 5 लाख हैं, इस पे सब कोई 1-1 लाख रुपए का टैक्स देगा 20% से। सब कोई 1-1 लाख रुपए का टैक्स देगा 20% से। ठीक है। अगले 5 लाख पे सबको 20% से टैक्स देना है। गवर्नमेंट ने किसी को नहीं बख्शा। पहले 5 लाख पे वेरिएशन है, 10,000 भी है, निल भी है, 12,500 भी है। लेकिन जब इनकम 5 लाख के ऊपर चली जाती है तो गवर्नमेंट सबको एक जैसे ट्रीट करती है, सबसे 20% का टैक्स लेती है 1-1 लाख रुपए का। यानी कि इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि 10 लाख पे टैक्स कितना जाएगा? अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 1,10,000 रुपए का, अगर आप वेरी सीनियर सिटीजन हो 1 लाख रुपए का, अगर आप अदर इंडिविजुअल हो तो 1,12,500 रुपए का। जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं प्लीज इसको आप रट लेना कि इस पे इतना टैक्स जाता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। ठीक है बेटा जी। तो आज का सेशन में हम इतना ही रखते हैं। काफी हद तक हमने जो स्लैब रेट्स हैं उनको समझ लिया है। अब हम कल गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप लोग इसको और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। जितने क्वेश्चंस कराए हैं एक बार वापस से लगा लो। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।